एपिसोड 25 पेशकश मीरे कारवां। शुक्रगुजार तो मुझे तुम्हारा होना चाहिए। शोभा बोली, अगर तुमसे ऋषिकेश में मुलाकात ना होती तो देशमुख मेरी सारी जायदाद ईंट कर मुझे वाकई मार डालता। तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई, और वो बेचारी बमला, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, मैं उसे कभी नहीं भूल सकूंगी। वो चंद लम्हे को खामोशी, फिर बोली, ऋषिकेश पर याद आया कि कई रोज पहले योगी गौतम बोस से मुलाकात हुई थी। धीराज और गौतम बोस, याद है ना तुम्हें? मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। मैं उनके तस्करे पर चौंक सा गया था। गौतम बोस से मुलाकात कब हुई तुम्हारी, और कहाँ? ये शायद 1 हफ्ता पहले की बात है, शोभा ने जवाब दिया। मैं मायावती के साथ जगन्नाथ मंदिर में गई थी। वापसी पर हम जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से उतरे, वो हमें रास्ते में खड़ा मिल गया। तुमसे बहुत नाराज लगता था, बहुत शिकायत कर रहा था तुम्हारी। मेरे बारे में कोई खास बात? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ, कह रहा था कि तुम रास्ते से भटक गए हो, और ये भी कह रहा था कि तुमने उसकी किसी माला पर कब्जा कर रखा है। उसने कहा था कि माला उसे वापस कर दी जाए, वरना वो तुम्हें सख्त सजा देगा। शोभा चंद लम्हों पर खामोश हुई, फिर मेरे चेहरे पर नजर जमाते हुए पूछा, तुम ऐसे तो नहीं हो कि किसी दूसरे की चीज पर कब्जा कर सको? वो कौन सी माला है? ये, मैंने शर्ट का बटन खोलकर माला उसे दिखाई। ये है वो माला जिसके पीछे एक बहुत बड़ा राज पोशीदा है, और ये हासिल करने के लिए उन दोनों शैतानों ने मुझे कत्ल करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं समझी नहीं। शोभा ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। तुम नहीं समझ सकोगी शोभा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन ये समझ लो, वो दोनों योगी इंसान नहीं, शैतान है। वो हर कीमत पर और हर सूरत में मुझसे ये माला हासिल करना चाहते हैं, और इस मकसद के लिए एक बहुत ही खौफनाक किस्म की कोशिश कर चुके हैं, जिसके नाकाम होने के बाद गौतम बोस ने तुम्हें कोई पट्टी पढ़ाने की कोशिश की है। ये शुक्र है उसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे अब इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। वो मुझे कोई नुकसान शायद इसलिए नहीं पहुंचा सका कि उस रोज जगन्नाथ मंदिर में कोई मंत्री भी आया हुआ था, और वहां पे बड़ी ही तादाद में पुलिस वाले मौजूद थे। शोभा ने बताया, उस जैसे शैतान पुलिस की परवाह नहीं करते, और शायद पुलिस उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। मैंने जवाब दिया, बहरहाल तुम अपना जहन मत उलझाओ, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और फिर उसी रात मैंने शोभा को मशवरा दिया था कि उसका दुश्मन देशमुख खत्म हो चुका है, अब उसे हिंदुस्तान जाने में कोई खतरा नहीं है। वो जयपुर वापस चली जाए। वहां जाकर ठाकर बानो, सिंह और रूपमती मौजूद हैं, उनसे जाकर अपना कारोबार जमाने में मदद ले सकती है। लेकिन शोभा अपनी जिद पर कायम रही कि वो मेरे बगैर हिंदुस्तान नहीं जाएगी, और मेरा वापस जाना भी मुश्किल था। मेरे सामने एक बहुत ही वसी महाज खुला हुआ था। जब तक उसका फैसला न हो जाता, मैं यहां से नहीं जा सकता था। उस रात हम देर तक बातें करते रहे। मायावती की आज भी छुट्टी थी, और उसे ड्यूटी पर सुबह जाना था, इसलिए वो उठकर अपने कमरे में चली गई। शोभा चाहती थी कि मैं उसके कमरे में सो जाऊं, और वो लाउंज में सोफे पर आकर लेट जाएगी, लेकिन मैंने ऐसा मुनासिब नहीं समझा था। एक तीसरा कमरा भी मौजूद था, जहाँ लकड़ी का एक तख्त और कुछ फालतू चीजें पड़ी हुई थी। नीलगिरी का क्रिस्टल का टूटा हुआ मुजस्मा मैंने उसी कमरे में लाकर तख्त पर लाकर डाला था। मैं उस कमरे में आ गया। उस कमरे में कदम रखते ही मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। मेरी नजरें तख्त की तरफ उठ गई, जिस पर बिस्तर बिछा हुआ था। मैं चश्मे तसव्वुर से तख्त पर क्रिस्टल के मुजस्मे के देखने लगा, और फिर सर झटकता हुआ आगे बढ़ गया। मैं हालांकि कई घंटे दिन में सो चुका था, लेकिन उस वक्त बिस्तर पर लेटते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। वो रात का आखिरी पहर था। सोते में मुझे अपना सांस घुटता हुआ महसूस होने लगा, और सीने पर बोझ सा पड़ा हुआ था। मेरी आंख खुल गई। मेरे साथ कोई लेटा हुआ था। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। मेरे सीने पर से बोझ हट गया। मेरा ख्याल था कि शोभा होगी, लेकिन वो चेहरा देखते ही मैं उछल पड़ा। वो नीलगिरी थी, जिसका हाथ मेरे सीने पर रखा हुआ था, लेकिन मेरी आंख खुलते ही उसने अपना हाथ फौरन हटा लिया। वो मुझसे जरा हटकर करवट के बल लेटी मेरे चेहरे को ही तक रही थी।
اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی ملکوتی مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں بدحواس ہو گیا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور تنفس بے ربط ہونے لگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن نیلگری اسی طرح کروٹ کے بل لیٹی رہی۔ اس نے چہرہ کسی قدر اوپر اٹھا کر ہتھیلی پر ٹکا رکھا تھا۔ اس کے لیٹنے کا یہ انداز بڑا ہی منفرد تھا۔ مجھے بچپن میں دیکھی ہوئی ایک فلم کلوپترا یاد آ گئی۔ الزبتھ ٹیلر نے اس فلم میں ملکہ مصر کا رول ادا کیا تھا اور اس کے لیٹنے کا انداز بھی یہی تھا۔ اس کے اس انداز کو بڑی شہرت ملی تھی۔ تم؟ میں ہکلا کر رہ گیا۔ یہ شاید اس کے حسن کا دبدبا تھا کہ آواز میرے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ نیلگری، تم تو واپس چلے گئی تھی۔ ہاں، لیکن مجھے تمہاری اس دوست کی وجہ سے واپس آنا پڑا۔ نیلگری کی رس گھولتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ بھی بیڈ سے اٹھ کر سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ شیطان رشیکیش سے واپس آ گیا ہے۔ اس نے تمہاری دوست شوبھا پر وار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں بر وقت وہاں پہنچ گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری دوست کو تنہا نہیں چھوڑا۔ گوتم بوش اس کے بعد بھی کوشش کرتا رہے گا، اور اس نے کوشش بھی کی، لیکن میں نے اسے شوبھا کے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ بہت ہی جنجلایا ہوا ہے اور یہ مالا ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ مالا اس کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ وہ زینہ ہے جس کے لیے وہ آسانی سے مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ جب تک یہ مالا تمہارے گلے میں رہے گی، تم اس کے حملوں سے بھی بڑی حد تک بچے رہو گے۔ اسی لیے تمہیں بار بار کہتی ہوں کہ اس کی حفاظت کرو۔ بے پرواہی تمہیں کوئی بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ شکریہ نیلگری، میں نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کیا تم اب یہی رہو گی؟ نہیں، میں واپس جا رہی ہوں، لیکن میں نے تمہاری دوست کی حفاظت کا بندوبست کر دیا ہے۔ وہ شیطان اسے اب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نیلگری اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں پلک جھپکے بغیر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتا تھا، لیکن میرے جسم میں جیسے اتنی سکت ہی نہیں رہی تھی۔ نیلگری بیڈ کے قریب آ کر میرے اوپر جھک گئی اور پھر اس کے ہونٹ میری پیشانی کو چھونے لگے۔ مجھ پر سرور کی عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ نیلگری سیدھی ہوئی تو میں اس وقت بھی پلک جھپکے بغیر اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی ملکوتی مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہی پراسرار چمک تھی۔ وہ پیچھے ہٹتی ہوئی کھڑکی کے ایک طرف بڑھی اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کمرے میں ایک مسحور کن سی خوشبو رہ گئی تھی۔ میں گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ میرے دماغ کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور میں جیسے حواس میں آ گیا۔ کمرے کی فضا میں اب بھی مسحور کن سی مہک رچی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے قریب آ گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ رات کا اندھیرا رخصت ہو رہا تھا۔ بہت ہی مدھم سا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ کافی دیر تک میں کھڑکی کے سامنے کھڑا رہا، پھر بستر پر لیٹ گیا۔ نیلگری کے ہونٹوں کا لمس میں اب بھی پیشانی پر محسوس کر رہا تھا۔ دوبارہ نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نیلگری کے بارے میں سوچتا رہا۔ گزشتہ رات جب شوبھا نے گوتم بوش کے بارے میں بتایا تھا تو اسی وقت مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا کہ گوتم بوش شوبھا کو قبضے میں کر کے مجھ سے یہ مالا حاصل کرنا چاہتا ہوگا، لیکن نیلگری اس کی بر وقت وہاں پہنچ جانے سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ باہر سے آہٹ سن کر میں نے بھی بستر چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر نکلا تو مایاوتی بھی برآمدے والا دروازہ کھول کر اٹھ چکی تھی۔ اس نے کھڑکیاں بھی کھول دی تاکہ تازہ ہوا اندر آئے۔ ارے تم جاگ گئے؟ وہ مجھے دیکھ کر حیرت سے بولی۔ میں تو بہت دیر سے جاگ رہا ہوں، تمہاری آہٹ سن کر کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، چائے پلاؤ، بہت طلب ہو رہی ہے، ابھی بنا کر لاتی ہوں، مایاوتی کچن میں جاتے ہوئے بولی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد مایاوتی چائے بنا کر لے آئی تھی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس وقت 9 بجنے والے تھے۔ چھٹی والے روز تو مایاوتی دیر تک سوتی رہتی تھی، لیکن عام دنوں میں 5:30 بجے وہ اٹھ جایا کرتی تھی۔ چائے پی کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور چند منٹ کے بعد تیار ہو کر واپس آ گئی اور کچن میں گھس کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ اسے ناشتے کے لیے مجھ سے پوچھا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ 6:45 بجے مایاوتی چلی گئی۔ میں برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ 9 بجے کے قریب شوبھا بھی باہر آ گئی۔ وہ غالباً کافی دیر پہلے جا گئی تھی اور تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ مایاوتی تو 7 بجے ہی چلی گئی ہوگی، تم نے ناشتہ کیا یا نہیں؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ابھی نہیں، تمہارا انتظار کر رہا تھا، میں نے جواب دیا۔ شوبھا اندر چلی گئی اور تقریباً 1.25 گھنٹے کے بعد اس نے آواز دے کر مجھے بھی اندر بلا لیا۔ کافی ٹیبل پر لگا ہوا ناشتہ تھا۔ پراٹھے اگرچہ انڈیا کے نقشے کی طرح آڑے ترچے تھے، مگر پرتدار اور بڑے ہی ہستا تھے۔ ساتھ میں انڈوں کا آملیٹ تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے چائے بھی بنا لی تھی۔ مایاوتی بہت اچھی لڑکی ہے۔
शोभा कह रही थी, उसे मेरी बड़ी खिदमत की है, अस्पताल में भी और यहाँ घर में भी। हाँ, मायावती वाकई बहुत अच्छी लड़की है, मैंने जवाब दिया। और फिर हम मायावती, इंस्पेक्टर आजम और बृंद्रा के मुतालिक बातें करते रहे। दौरान गुफ्तगू में मौजू बदलते हुए इंस्पेक्टर पांडे का भी जिक्र आया और देशमुख का भी। देशमुख के तस्करे पर शोभा के चेहरे के तासरात बिगड़ गए कि उस शख्स की वजह से उसने इतने कष्ट उठाए थे कि बिलाहिर वो बदबख्त अपने अंजाम को पहुंच गया था। तुम रात को गौतम बोस और पंडित धीराज के बारे में कुछ कह रहे थे, शोभा ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। तुमने जिस अंदाज में उनका जिक्र किया था उससे लगता है कि तुम्हारी उनसे मुलाकात खुशगवार माहौल में नहीं हुई थी। और ये माला, क्या चक्कर है माला का? मैंने तुम्हें सूरत हाल से बेखबर नहीं रखना चाहता। उस रोज मंदिर के सामने गौतम बोस से तुम्हारी मुलाकात महज इत्तफाक नहीं थी। वो बहुत बड़ा शैतान है, उसके पास कुछ पुरस्कार कुव्वतें हैं। वो तुम्हें गिरफ्त में लेकर मुझसे ये माला हासिल करना चाहता था। शोभा के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। वो हिंदू थी, योगी और पंडितों के बारे में उसने भी बहुत कुछ सुन रखा था कि किस तरह ये लोग पुरस्कार कुव्वतें हासिल करके अपने घिनौने मकसद के लिए दुनिया को तबाही की तरफ धकेल रहे थे। तुम्हारा मतलब है कि ये माला भी? हाँ, मैंने उसकी बात काट दी। हिंदू देवमाला में नीलगिरी को सबसे बड़ी शक्ति समझा जाता है। योगी और हिंदू हजारों साल से इस शक्ति को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नियतों की खोट की वजह से कभी कोई अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, जबकि हजारों लोग इस रास्ते में तबाह बर्बाद हो गए। योगी गौतम बोस भी नीलगिरी के हसूल के लिए कोशिश करता रहा। उसने मुझे ऋषिकेश में एक बात बताई थी, एक अमल बताया था जिसे मैंने करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे नहीं इल्म था वो मेरे जरिए से नीलगिरी तक पहुंचना चाहता था। उसका ये प्रोग्राम शायद ये था कि मैं नीलगिरी की शक्ति हासिल कर लूंगा और वो मुझे धोखा देकर वो शक्ति मुझसे छीन लेगा। लेकिन दरमियान में बीच में तुम्हारे वाला वाकया पेश आ गया और मैं देशमुख के ताक़ब में हिंदुस्तान से यहाँ आ गया। यहाँ एक ऐसा वाकया पेश आया जो मेरे लिए निहायत पुरस्कार भी था और चश्म कुशा भी। मैं चंद लम्हों को खामोश रहा और फिर नेशनल पार्क में मिलने वाले क्रिस्टल के शिकस्ता मुजस्मे के बारे में शोभा को बताने लगा। शोभा बड़ी हैरत से ये सब कुछ सुन रही थी। उस रोज जगन्नाथ मंदिर के सामने नीलगिरी ने अगर ना पहुंच जाती तो गौतम बोस तुम्हें अपनी कुव्वतों के जाल में जकड़ लेता, मैं कह रहा था। और वो ये है वो माला जिसे हासिल करने के लिए गौतम बोस इतना बेचैन हो रहा है। मैंने माला गले से उतार कर उसके हाथ पर रख दी। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वो माला को उलट पलट कर देखते हुए बोली। आज सुबह नीलगिरी यहाँ आई थी, उसने बताया था। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या? शोभा हकला कर रह गई। वो तुम्हारे पास आती है? लेकिन ये मेरी नेक नियति का सिला है। मैंने उसकी बात काट दी। मेरे मन में पुरस्कार कुव्वतें हासिल करने की कोई ख्वाहिश नहीं। अरसा पहले मैंने बड़ी कठिन रियासत से ची की कुव्वत हासिल की थी। मैं जानता हूँ ची की पुरस्कार कुव्वत से बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं, दुनिया पर हुक्मरानी की जा सकती है, लेकिन मैंने अपने जाती मकासद के लिए कभी पुरस्कार कुव्वत को इस्तेमाल नहीं किया। मैंने हमेशा इसे दूसरों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल किया है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि नीलगिरी जैसी शक्ति भी मेरे करीब आ गई है, लेकिन वो भी मेरे ताबे नहीं हुई। इसलिए जाप मुकम्मल करना जरूरी है। इत्तेफाक कह लो कि मैंने नीलगिरी को गौतम बोस के हमले से बचाया था और उसका क्रिस्टल का टूटा हुआ मुजस्मा उठाकर यहाँ ले आया था और उसे टेप से जोड़ दिया था। इस वक्त मैं क्रिस्टल के उस मुजस्मे की हकीकत से वाकिफ नहीं था। मैं तो महज उसे जोड़कर देखना चाहता था और मेरा मकसद और मेरा यही अमल मेरी नेकी बन गया और नीलगिरी, उसे नई जिंदगी मिल गई। वो मुझ पर मेहरबान हो गई। मेरी इस नेकी के सिले में वो मेरी मदद कर रही है। शोभा खामोशी से सुनती रही। उसके लिए शायद ये सब कुछ हैरत अंगेज था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 11 बजने वाले थे। बातों में तो वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा था। मैं अस्पताल जा रहा हूँ, वापसी पर शायद कुछ देर हो जाए, तुम परेशान मत होना, मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। शोभा भी उठ खड़ी हुई। मैं अकेले यहाँ बड़ी बोर होती रहूंगी, तुम्हारे साथ जरा घूम फिर आऊंगी, बस तैयार होने में थोड़ी सी देर लगेगी। शोभा ने पहले बर्तन वगैरह धोकर रखी और फिर अपने कमरे में चली गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो कमरे से बाहर निकली तो मैं उसे देखकर कुछ लम्हे के लिए सांस लेना भूल गया। उधेड़ उम्र होने के बावजूद वो बेहद हसीन थी। 2 इंच चौड़े स्याट बॉर्डर वाली ऑफ वाइट साड़ी उस पर खूब जच रही थी, अगरचे उसने हल्का मेकअप भी कर लिया था।
और जिसकी वजह से उसका हुस्न कुछ और निखर आया था। शोभा बेवा थी। उसे मैंने हमेशा सफेद साड़ी में ही देखा था और आज पहली मर्तबा साड़ी की रंगत में बहुत मामूली सी तब्दीली नजर आई थी। ऋषिकेश में भी एक मर्तबा इस मौजू पर मेरी उससे गुफ्तगू हुई थी और हिंदुस्तान में भी मैंने बहुत सारी ऐसी बेवा औरतों को देखा था जो अपनी पसंद के रंगीन कपड़े पहनती थी और मेकअप भी करती थी और जेवर भी इस्तेमाल करती थी। शोभा भी ये सब कुछ करना चाहती थी लेकिन झिझक रही थी। वो लोगों की बातों से डरती थी और आज लिबास में बहुत मामूली सी ये तब्दीली भी होशाइंदा थी। इस साड़ी में अच्छी लग रही हो, बल्कि बहुत अच्छी लग रही हो, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जमाना बहुत बदल चुका है, अब तो तुम बहुत कम बेवा औरतें सफेद लिबास पहनती हैं। वो जमाना बीत गया जब बेवा हो जाने वाली हिंदू औरत शोहर की लाश के साथ ही जलकर मरा करती थी। अब तो औरतें दूसरी औरतों की तरह दूसरी शादी करके सुकून की जिंदगी बसर करती हैं। शोभा कुछ नहीं बोली, ताहम उसके होंठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट खेलती रही। कल शाम अलमारी में मैंने अपने कपड़े निकाले हुए थे, वहां मैंने थोड़ी सी रकम भी पड़ी देखी थी, जिसके बारे में मायावती ने मुझे बताया था कि वो रकम मेरी ही थी। मैं इस वक्त बाहर निकलने से पहले वो रकम उठाना नहीं भूला था। गलियों से निकलकर हम मेन रोड पर आ गए, जहां कुछ देर बाद हमें एक साइकिल रिक्शा मिल गया। खटमंडू के साइकिल रिक्शे भी हादसे की चीज हैं। इन्हें बड़ी ही खूबसूरती से सजाया जाता है। अस्पताल के सामने हमने रिक्शा छोड़ दिया। इस्तकबालिया काउंटर से हमें यह मालूम करने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि सिम्बा को कहाँ रखा गया। सिम्बा जनरल वार्ड में था। ये विजिटिंग आवर्स नहीं थे, लिहाजा हमें वार्ड में दाखिल होने की इजाजत नहीं मिली। मैंने भी ज्यादा इसरार नहीं किया और स्पेशल वार्ड का मुलाजिम ड्यूटी पर आ गया। सुबह मैंने मायावती को सिम्बा के बारे में बता दिया था। मायावती ड्यूटी रूम में मौजूद थी और हम दोनों को देखकर वो मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी थी। सॉरी, मुझे थोड़ी देर होगी और ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, वो शोभा की तरफ देखते हुए बोली। जवाब में शोभा सिर्फ मुस्कुराने पर ही इत्तफाक किया। मैं सुबह सिम्बा से मिली थी, मायावती ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसे अच्छा होने में बहुत दिन लगेंगे। तुम मिले हो इससे? नहीं, हमें वार्ड में जाने की इजाजत नहीं मिली। शाम को दोबारा चक्कर लगाऊंगा। शाम तक उसे स्पेशल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वार्ड में चलूं? मायावती ने जवाब दिया। नहीं, शाम को मिल लेंगे, मैंने जवाब दिया। अभी कुछ देर वहां रुके और फिर मायावती से रुखसत लेकर हम अस्पताल से बाहर आ गए। मैं शोभा के साथ मुख्तलिफ बाजारों में घूमता रहा और फिर मुख्तलिफ इलाकों में जाने से उन इलाकों में जाने से हमने गुरेज किया जहां नागपाल के गुंडों से सामना होने का एहतमाल था, क्योंकि मैं शोभा को किसी ऐसे मामले में नहीं घसीटना चाहता था। फिर हम एक बहुत ही आला किस्म के रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी और फिर कील टूल के इलाके में एक साड़ी हाउस में दाखिल हो गए। बहुत ही बढ़िया दुकान थी। यहाँ सिर्फ साड़ियाँ और मुतलका मलबूसात थे। शोभा झिझक रही थी, लेकिन मैंने अपनी पसंद से उसे 2 साड़ियाँ दिलवा दी। उसके साइज के मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट भी उसे मिल गए थे। बाजार में घूम फिर कर हमने कुछ और शॉपिंग भी की और फिर खाना हमने एक रेस्टोरेंट में ही खाया और फिर घर आ गए। मैं सिम्बा से मिलने के लिए उस रोज शाम को भी नहीं जा सका था, तहम रात 9 बजे के करीब इंस्पेक्टर ब्रेंद्रा आ गया। हमने पहाड़ों में मिली वो हवेली तलाश कर रही है। वो हवेली हमें मिल गई है, ब्रेंद्रा ने गुफ्तगू के दौरान कहा। लेकिन चंद मसकशुदा लाशों के अलावा वहां हमें कुछ नहीं मिला और हमने बुद्ध नीलकंठ की इबादत गाह के अकब में चट्टानों में घिरी हुई नागपाल की वो गाड़ी भी मंगवा ली है जिसके बारे में तुमने बताया था। और नागपाल, कुछ पता चला उसका? मैंने पूछा। वो शायद उन्हीं पहाड़ों में किसी और हवेली में मुंतकिल हो गया है। बहरहाल उसकी तलाश जारी है और हम जल्द ही उसका सुराग लगा लेंगे, ब्रेंद्रा ने जवाब दिया। शहर में उसके कुछ आदमी दोबारा सरगर्मी अमल हो रहे हैं और उन्हें पता चल गया है कि तुम वापस आ गए हो सकता है वो लोग तुम्हें तलाश करते हुए यहाँ पहुंच जाए। इसलिए क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं सादा लिबास में अपने 2 आदमियों को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। वो बाहर रहकर ही मकान की निगरानी करेंगे, ब्रेंद्रा ने कहा। मेरा ख्याल है कि इसकी जरूरत नहीं। मैंने कहा, अगर इत्तेफाक से ऐसी कोई बात हुई तो यहाँ टेलीफोन मौजूद है, मैं फौरन तुम्हें इतला दे दूंगा। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि पुलिस वालों की मौजूदगी में इस इलाके के लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। वैसे मैंने फैसला कर लिया था कि 1-2 रोज यहाँ रहने के बाद सोमवारनाथ के इलाके में वाक़या मधुमाला वाले बंगले में मुंतकिल हो जाऊं, जहाँ शेरपा भी मौजूद था। इसलिए मैंने इंस्पेक्टर ब्रेंद्रा से उस मकान की निगरानी के सिलसिले में टाल दिया था।
शोभा की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। नीलगिरी ने उसकी हिफाजत का वादा कर लिया था। मैं उसे घर पर छोड़कर आजादी से नकलो हरकत कर सकता था। नागपाल मेरी तलाश में और मुझे जांगली की तलाश थी। मैं अगरचे हर तरफ से हितरात में घिरा हुआ था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि जब तक जांगली के कदम यहाँ से नहीं उखाड़ दूंगा, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। चांगली के यहाँ से भाग जाने या उसके हाथ में के बाद जनरल खुराट को इस तरफ रुख करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता। यहाँ से जनरल खुराट के कदम उखड़ जाने के बाद नागपाल अकेला रह जाता और यहाँ के लोग उससे बहू भी निबट लेते। अगले 3 दिनों तक कोई गैर मामूली बात रोनमा नहीं हुई। एक रोज सुबह मायावती अपनी ड्यूटी पर जाने लगी तो मैंने उसे कह दिया था कि ड्यूटी से वापस आने के बाद अपना सामान पैक कर ले और अपने फ्लैट पर मुंतकिल हो जाए। हम भी रात ही को मधुमाला के यहाँ चले जाएंगे। उस रात मायावती को उसके फ्लैट पर छोड़कर मैं और शोभा सोमनाथ के इलाके में वाक़या मधुमाला की कोठी पर पहुंच गए। कालवेल के जवाब में जिस शख्स ने गेट खोला वो मेरे लिए अजनबी था। मैंने मधुबाला का नाम लिया। वो चंद लम्हे उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। हमारे अंदर दाखिल होते ही उसने धड़ से दरवाजा बंद कर दिया और फिर बरामदे में आकर रुक गया। उस शख्स ने हमें इशारा किया तो हम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। हाल में कदम रखते ही मैं उछल पड़ा। शेरपा सोफों के दरमियान कालीन पर बंधा पड़ा हुआ था और मधुबाला वो सोफे पर बैठी हुई थी। अगरचे उसके हाथ पैर खुले हुए थे, लेकिन वो बेहद खौफजदा थी। मैं तेजी से पीछे मुड़ा। हमारे साथ आने वाले आदमी ने मुझे जोरदार लात तस्दीक कर दी। मैं कराहता हुआ लड़खड़ाता हुआ शेरपा के करीब गिरा। उसी वक्त सोफों के पीछे छुपे हुए 2 आदमी उठकर सामने आ गए। उन दोनों के हाथों में हंजर थे। तीसरे आदमी ने भी, जो हमें बाहर से लेकर आया था, अपने लिबास से हंजर निकाल लिया और उसकी नोक उसने शोभा के पहलू से लगा दी थी। मैं कालीन पर पड़ा हुआ परेशान नजरों से इन तीनों आदमियों को देखने लगा। चेहरों से वो तीनों छटे हुए बदमाश ही लगते थे और उनसे इंसानियत और शराफत की तवक्को नहीं की जा सकती थी। ओहो तुम! ये उस शख्स की आवाज थी जो मधुमाला वाले सोफे के पीछे से बरामद हुआ था। उसके हाथ में हंजर था जिसकी नोक मधुमाला की गर्दन को छू रही थी और मधुमाला, उसका चेहरा खौफ से बिल्कुल जर्द हो रहा था। वो कुछ अर्सा पहले ऐसे ही सनसनीखेज तजर्बे से गुजर चुकी थी और उसे टांग पर गोली लगी थी। वो ज़ख्म अगरचे अब ठीक हो चुका था, लेकिन वो इस बात से खौफजदा थी कहीं वैसा ही कोई और संगीन तजर्बा न दोहराया जाए। अच्छा हुआ तुम भी यहाँ आ गए, वो शख्स मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था। वो दोनों हमारे हाथों मारे जाते तो मुझे अफसोस होता, खास तौर पर ये खूबसूरत गुड़िया। ये तो खेलने के लिए है, दिल बहलाने के लिए। इस पर तो हाथ उठाते हुए भी दिल दुखता है। कौन हो तुम लोग? मैं नहीं पूछा। वो चेहरे से अगर मेरे लिए अजनबी थे, लेकिन मैं जान चुका था वो कौन हो सकते हैं। तुम अच्छी तरह समझते हो कि हम कौन हो सकते हैं, उस शख्स ने जवाब दिया। हमें कई रोज पहले ही इतला मिल गई थी कि तुम वापस आ चुके हो और हमारे हाथ भी तुम्हारी तलाश में थे, लेकिन तुम्हारा सुराग नहीं मिल रहा था। और फिर हमें ख्याल आया कि शहर से गायब होने से पहले तुम्हें इस हसीना के साथ देखा गया था। हम तुम्हारे बारे में ही पूछने यहाँ आए थे, लेकिन ये दोनों कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए और इनकी जान बच गई, वरना ये दोनों हमारे हाथों खर्च हो जाते। मैंने अपने करीब पड़े हुए शेरपा की तरफ देखने लगा। उसके दोनों हाथ पुष्प पर बंधे हुए थे। मुझे हैरत थी कि वो इस कदर आसानी से इनके काबू में कैसे आ गया था। ये इंकशाफ तो बहुत बाद में हुआ कि वो तीनों मेहमान बनकर आए थे और उन्होंने धोखे से शेरपा को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हम एक शर्त पर इनकी जान बख्शी कर सकते हैं, वही शख्स मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था। तुम कोई गड़बड़ किए बगैर हमारे साथ चलोगे और ये लड़की भी जमानत के तौर पर हमारे साथ जाएगी। बाद में इसे छोड़ दिया जाएगा। जाहिर है इन लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम बिला वजह किसी के खून से हाथ नहीं रंगना चाहते। अगर तुम्हें हमारी शर्त मंजूर हो तो। नहीं, हमें तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं है। ये आवाज शोभा की थी। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखा। इन गुंडों के सरगना से बातें करते हुए मैं वाकई से फरामोश कर दिया था। ओहो, मेंढकी को भी जुकाम हो गया। सरगना उसकी तरफ देखते हुए तंजिया लहजे में बोला, तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम तुम्हें साथ ले जाने की बात नहीं की। वैसे तुम भी इस लड़की से कम नहीं हो। तुम किसी को भी साथ नहीं ले जा सकोगे, शोभा ने कड़े लहजे में जवाब दिया। मैं शोभा को अच्छी तरह जानता था। वो तो कमजोर दिल की औरत थी और लड़ाई झगड़ों से दूर रहने वाली।
जयपुर में देशमुख की धमकियों से डरकर उसने शहर ही छोड़ दिया था। लेकिन लेकिन देशमुख ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था और ऋषिकेश से अगवा कर लिया गया था। वो तवील अरसे तक उसकी कैद में रही थी और उसने बड़े दुख झेले थे। पिछले खौफनाक तजर्बे के पेश नजर उसे तो खामोशी से दुबके रहना चाहिए था, लेकिन वो एकदम बदल गई थी और उन बदमाशों को चैलेंज कर रही थी। उसे साथ खड़े बदमाश गराया उसके साथ ही खड़ा हुआ बदमाश गराया और बोला कि तुम अपनी जुबान बंद रखो वरना हंजर अंदर कर दूंगा। ये कहने के साथ ही उसने हंजर वाला हाथ ऊपर उठाया और हल्का सा दबाव भी डाल दिया। हंजर की नोक शोभा के पहलू पर रखी हुई थी। दबाव पड़ने से शोभा की जिल्द का वो हिस्सा तकरीबन निस्फ इंच अंदर की तरफ दब गया था। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, इतने दबाव से तो उसकी जिल्द में सुराख हो जाना चाहिए था। और उससे भी ज्यादा शदीद हैरत उस वक्त हुई जब शोभा बड़ी तेजी से अपनी जगह से उछली और उसके साथ ही उसने अपने हरीफ की हंजर वाली कलाई पर हाथ डाल दिया था। वो शख्स बुरी तरह बलबला उठा। शोभा उसकी कलाओं को मोड़ती चली गई और वो शख्स दोहरा होता चला गया। उसके चेहरे पर बेपनाह करब के तासरात उभर आए थे। हंजर उसके हाथ से छूटकर शोभा के पैरों के करीब गिर गया था। छोड़ो इसे, क्या कर रही हो? मधुमाला के पीछे खड़ा हुआ गुंडा चीहा और फिर हंजर तानकर शोभा की तरफ लपका। हालात ही बदल गए थे। शोभा ने अपने हरीफ को बेबस कर दिया था और मधुमाला को भी फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं था। जिस गुंडे ने उसे अपनी हंजर की नोक पर ले रखा था वो अब शोभा की तरफ झपट पड़ा था। मैंने इस मौके से फायदा उठाने सोचा। इस मौके से फायदा उठाते ही मैं लौट लगाकर अपनी जगह से उछला और मेरे पैर की ठोकर उस शख्स के पेट पर लगी जो शोभा की तरफ लपक रहा था। वो लड़खड़ा कर पुष्ट के बल गिरा। मैंने बड़ी फुर्ती से उठकर उस पर छलांग लगा दी। शोभा के हरीफ का दाव चल गया। उसे शोभा की टांगों के बीच में घुटने पर ठोकर मारी थी। शोभा बिलबिला उठी। वो पेट पकड़े दोहरी होती चली गई। उसने हरीफ के जमीन पर पड़ा हुआ हंजर उठा लिया और शोभा पर हमलावर हो गया। लेकिन उसी लम्हे मधुबाला अपनी जगह से उठी और हवा में उड़ती उस शख्स के ऊपर जा गिरी। वो शख्स मुंह के बल आगे को गिरा। उसका सर आगे पड़ी हुई कुर्सी से टकरा गया था और पेशानी की खाल फट गई थी और खून बह निकला था। हंजर भी उसके हाथ से छूट गया था। मधुमाला एक मरतबा फिर हवा में उछली और पैरों के बल उस शख्स पर ऊपर गिरी। फिर वो शख्स दोबारा चीख उठा। शोभा भी संभल चुकी थी। उसे हंजर उठा लिया। फिर दूसरे ही लम्हे वो उस तीसरे बदमाश की तरफ लपकी जो हंजर ताने मुझ पर हमलावर होने के लिए पर तोल रहा था। शोभा के पैर को ठोकर लगी और उसके पेट पर लगा। वो एक हाथ पेट पर पकड़कर दोहरा होता चला गया। शोभा दौड़कर शेरपा के करीब पहुंच गई और झुककर एक ही झटके से उसकी कलाइयों पर बंधी हुई रस्सी काट दी। शेरपा एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसने एक गुंडे को संभाल लिया और एक गुंडा मेरी गिरफ्त में था और तीसरे को शोभा और मधुबाला ने चौथे को संभाल रखा था। मुझे इन दोनों पर हैरत हो रही थी कि इन दोनों में इतना हौसला कैसे आ गया। ये एक तरफा लड़ाई हो रही थी जो ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सकी। हमने इन तीनों को मार मार कर अदमुआ कर दिया था। शेरपा ने इन तीनों को बांध कर एक तरफ डाल दिया और फिर ये इंकशाफ मेरे लिए बड़ा ही दिलचस्प साबित हुआ था कि नागपाल और चांगली ने अपने गिरोह में ये ऐलान कर रखा था कि जो शख्स मुझे पकड़ के उनके सामने पेश करेगा या मेरे बारे में कोई निशानदेही करेगा उसे 20 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। नागपाल के गिरोह के अक्सर आदमी मेरी तलाश में थे और बाज तो मेरी तलाश में पहाड़ों में आबाद छोटी छोटी बस्ती में भटक रहे थे और बाज को मेरे शहर पहुंचने की इतला मिल चुकी थी। गुंडू की इस पार्टी का सरगना रोहन था। उसको किसी तरह ये मालूम हो गया था कि पद्मी की तरफ जाने वाले रास्ते पर जाने से पहले मैं इस बंगले में मुकीम था। उसने 2 आदमी को साथ मिला लिया और मेरे बारे में मालूम करने के लिए यहाँ आ गया। ये लोग मेहमान बनकर आए थे और उन्होंने धोखे से शेरपा को बेबस कर दिया और मधुमाला को हंजर की नोक पर रखकर मेरे बारे में मालूम करना चाहते थे। और ये सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि मैं शोभा के साथ वहां पहुंच गया। मुझे शोभा की जुर्रत पर बड़ी ही हैरत हो रही थी, लेकिन फिर अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा और शोभा की बात ने इस बात की तस्दीक भी कर दी थी। शोभा के कहने के मुताबिक यहाँ की सूरत हाल ने उसे खौफजदा कर दिया था, लेकिन फिर अचानक ही उसे यूं लगा जैसे कोई गैबी कुव्वत उसे उकसा रही हो और फिर उसने वो सब कुछ कर डाला जिसकी उस जैसी कमजोर दिल औरत से तवक्का नहीं की जा सकती थी। मुझे नीलगिरी की बातें याद आ गई। उसे शोभा की हिफाजत का वादा किया था और नीलगिरी ने ही उसके अंदर इतना हौसला पैदा किया था और उसे जारहियत पर आमादा किया था और शोभा को देखकर मधुमाला को भी हौसला मिला था। शेरपा का ख्याल था कि इन तीनों को कत्ल करके उनकी लाशें सहन में किसी जगह दफन कर देनी चाहिए ताकि, लेकिन मैं इस हक में नहीं था कि बिला वजह किसी के खून से हाथ रंगना मुनासिब नहीं था, जबकि इन्हें जिंदा रखकर इनसे कुछ फायदा उठाया जा सकता था।
मेरी बात शेरपा की समझ में आ गई और हम उस कमरे में पहुंच गए जहां इन तीनों को बांध कर डाला गया था। शेरपा ने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया और रोहन के हाथ खोल दिए। मेरा तो ख्याल था कि तुम तीनों को कत्ल करके लाशें जमीन में दबा दी जाए, लेकिन मेरा ये साथी बहुत रहमदिल है। ये तुम लोगों को कत्ल करने के हक में नहीं बल्कि जिंदा छोड़ देना चाहता है, बगैर नुकसान पहुंचाए। शेरपा उनके सामने बैठ गया। हंजर उसके हाथ में था और हंजर गालबन रोहन की मलकिया था। शर्त क्या होगी? रोहन ने उलझी हुई नजरों से बारी बारी हम दोनों को देखा। देखो, शर्त ज्यादा कड़ी नहीं है, शेरपा बोला। हमें नागपाल और चांगली के बारे में बता दो कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। हम मजीद कुछ कहे बगैर तुम लोग को छोड़ देंगे। नागपाल शहर में नहीं है, वो पहाड़ों में कहीं छुपा हुआ है। और चांगली अगरचे शहर ही में मौजूद है, लेकिन उसके ठिकाने का किसी को पता नहीं, रोहन ने जवाब दिया। अगर ये तुम्हारे काबू में आता है तो उसे कहाँ ले जाते? शेरपा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए पूछा। वो हम किसी और के तवस्सुत से उसे इत्तला भिजवा देते, रोहन ने जवाब दिया। उसके लहजे से साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। नहीं रोहन, शेरपा ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। तुम सब जानते हो और तुम बताओगे कि चांगली कहाँ है। अगर तुम कुछ बताने से इनकार करोगे तो मैं अपने साथी की बात नहीं मानूंगा और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर फेंक दिए जाएंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, रोहन ने ठोस लहजे में जवाब दिया। शेरपा चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसने अचानक ही बड़ी फुर्ती से हंजर की नोक उसके बाजू में घुसा दी और तकरीबन 2 इंच लंबा छिरका लगा दिया। रोहन चीख उठा। मैं पहले तुम्हारे जिस्म को इतना छलनी कर दूंगा और फिर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शेरपा ने इस मर्तबा हंजर की नोक उसकी टांग में पेवस कर दी। रोहन की चीख पहले से भी ज्यादा खौफनाक थी। मजा नहीं आ रहा, शेरपा ये कहते हुए हंजर मेरे हवाले कर दिया और रोहन गिरबान से पकड़कर उसको ऊपर उठा दिया और उस पर घोंसों ठोकरों की बारिश कर दी। रोहन ज्यादा देर तक ये तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने हथियार डाल दिए। बताता हूँ, वो चीख उठा। कम बख्त कहीं का, शेरपा उसे आखिरी ठोकर मारते हुए बोला। पहले ही कबूल कर लेते तो तुम्हारी इतनी टूट फूट ना होती। अब जल्दी बको, वरना मेरा हाथ फिर हरकत में आ जाएगा। वो रेड लाइट में बसंती बाई के कोठे पर छुपा हुआ है, रोहन ने जवाब दिया। बसंती बाई? तुम्हारा मतलब है वो किसी तवाइफ का यहाँ पना लिए हुए है? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, उसके लिए इससे ज्यादा महफूज और कोई जगह नहीं हो सकती थी, रोहन ने जवाब दिया। कोई शक भी नहीं कर सकता था कि चांगली किसी ऐसी जगह पे पनाह ले सकता है। ठीक है, अगर ये गलत साबित हुआ तो? मैंने मानी है अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया और शेरपा को इशारा किया। शेरपा ने एक बार फिर उसकी तरफ हाथ बल उठा दिए तो हम कमरे से बाहर आ गए। अब इनका क्या किया जाए? शेरपा ने मेरी तरफ देखा। इनका भी बंदोबस्त हो जाएगा, मैंने कहकर टेलीफोन का रिसीवर उठा दिया और इंस्पेक्टर ब्रेंद्रा का नंबर मिलाया और फिर कुछ सोच कर रिसीवर रख दिया। क्या हुआ? किसे फोन कर रहे थे? शेरपा ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। इंस्पेक्टर ब्रेंद्रा को, मैंने जवाब दिया। लेकिन मेरा ख्याल है इन्हें पुलिस के हवाले कर ही देना चाहिए, वो निबट लेंगे इनसे। मैंने दोबारा रिसीवर उठा दिया और नंबर मिलाने लगा। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा ऑफिस में मौजूद नहीं था और आजम हाँ भी उसके साथ ही कहीं गया हुआ था। मैंने ब्रिंद्रा के असिस्टेंट विजय को बता दिया कि कुछ बदमाशों ने हमारी रिहायशगाह पर हमला किया था। वो मुझे अगवा करना चाहते थे। हो सकता है वो नागपाल के आदमी हो। वो तीनों इस वक्त हमारे कब्जे में हैं और हम उन्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहते हैं। सब इंस्पेक्टर विजय से मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई थी, ताहम मुझसे गपशप फोन पर होती रहती थी। वो मुझे अच्छी तरह जानता था। मैं उसे लागे के पुलिस स्टेशन को फोन कर रहा हूँ, विजय ने जवाब दिया। अपना एड्रेस बताओ। वो लोग थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे, उन तीनों को उनके हवाले कर देना। मैंने विजय की कोठी का पता समझाकर रिसीवर रख दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद पुलिस की एक गाड़ी भी कोठी के सामने पहुंच गई। रोहन और उसके दोनों आदमी को उनके हवाले कर दिया गया। पुलिस पार्टी का इंचार्ज एक सब इंस्पेक्टर था और मैंने इसे समझा दिया कि ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं और इनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एख्तिताम को पहुंचा।